शहरी विकास में जो मूलभूत चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा उसका लैक जो है वो दिखाई देता है। केवल नारा लगाने से गरीबी नहीं हटती, नारा लगाने से भूख नहीं मिटती। बजट जब पढ़े जा रहे थे वित्त मंत्री जी, तब बोलते थे कि बजट में सिर्फ बिहार ही आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को शौचालय जैसी छोटी बात के बारे में सोचना चाहिए। सियासत पे भी माहौल चल रहा है। इस बार चुनाव को लेकर अगर मैं पूछूं तो एनडीए को लेकर, बीजेपी को लेकर किस तरह का फोकस इस बार है? कि कोई परिवार का ही व्यक्ति 25 साल से बैठा रहे, ये वंशवाद पर चलने वाला पार्टी नहीं है। एनडीए पूरी तरह से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। केंद्रीय आवासन और शहरी विकास कार्य राज्य मंत्री तोकम साहू जी मेरे साथ हैं। दरअसल उनका ये 2 दिवसीय बिहार दौरा था और इस 2 दिवसीय बिहार दौरे में बहुत कुछ खास रहा। इस बीच अर्बन सिंपोजियम कार्यक्रम में भी मंत्री जी ने शिरकत की। उनके दौरे को लेकर तमाम जो बारीकियां हैं उनसे जानेंगे क्या कुछ उनके दौरे के दौरान खास रहा, साथ ही और भी कुछ सियासी मुद्दों पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले तो साहू साहब बहुत बहुत स्वागत आपका TV9 पर। मैं TV9 के माध्यम से आपका भी और सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। साहू साहब, जो आपका 2 दिवसीय बिहार दौरा है, चूंकि मैं देख रहा हूं कि ये अर्बन सिंपोजियम कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया और इसकी जो टैगलाइन दी गई है अर्बन बिहार @2030, तो क्या कुछ शहरी विकास को लेकर किस तरीके से सरकार इसमें काम कर रही है, क्या प्लानिंग की जा रही है, थोड़ा समझाइएगा। अर्बन बिहार सिंपोजियम कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं इस संस्थान के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, जिनके माध्यम से मुझे अपनी बात जनता तक पहुंचाने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं कि जैसे हम पिछले 2 दशक में हम सब ने महसूस किया है कि शहरीकरण का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग रोज़गार के लिए, व्यवसाय के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए शहरों की ओर रुख करते हैं। और जब लोग गांव से शहरों की ओर आते हैं तो शहर की चुनौतियां भी बढ़ती है। लोगों को चलने के लिए सड़क हो, उपयोग किए हुए पानी के लिए नाली का निर्माण हो, पेयजल उपलब्ध हो, बच्चों के लिए स्कूल हो, शहर की गतिशीलता बनी रहे, इसके लिए बस सेवा हो। ऐसी बहुत सारी चुनौतियों को सामना करना पड़ता है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनेक मिशन चलाई गई है। हम उन मिशंस के माध्यम से हम राज्यों को मदद करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को आह्वान किया कि जब हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती बनाएंगे तो हमारा देश खुले में शौच मुक्त देश बन जाना चाहिए। मैं स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहा हूँ। तब हमारे कई विरोधी दल, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को शौचालय जैसी छोटी बात के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये बड़ी बात थी। ये स्वच्छता के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न था कि आज़ादी के 50 साल के बाद भी हमारी माताएं बहनें खुले में शौच जाती हैं, तो यह व्यवस्था दर्दनाक है, व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं, एक जन आंदोलन चलता है और हम आज कह सकते हैं कि आज हमारा पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर खुले में शौच मुक्त देश बन गया है। आज शहरों में स्वच्छता की कंपटीशन होती है। आज एक बड़ा परिवर्तन यदि आया है तो स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से एक सामाजिक परिवर्तन को हम सब लोग देखते हैं। तो हमारा विज़न यही है कि शहरों की गतिशीलता बनी रहे, लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो। और ये केवल हमारे लिए भाषण का विषय नहीं है। केवल नारा लगाने से गरीबी नहीं हटती, नारा लगाने से भूख नहीं मिटती। उसके लिए योजनाएं बनानी पड़ती है, उन योजनाओं को धरातल पर लाना पड़ता है और यही काम माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास 2014 के पहले योजनाएं तो बनी पर वो कागजों में सिमट करके रह गई या घटिया निर्माण होने के कारण भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद आज प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, लोगों का सपना साकार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद तो अपने लिए घर नहीं बनाए आज तक, लेकिन लाखों गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाकर सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिए हैं। सबके घर में शौचालय का निर्माण हुआ है। सबको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से सबके घर में गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। यानी हर गरीब सम्मान के साथ जिए, उनके घर तक सड़क पहुँचे, उस घर में शौचालय भी हो, उसके घर में रोशनी भी हो, वहाँ तक बिजली पहुँचाने का काम हो। ये
पूरा व्यवस्था परिवर्तन करने का काम, कि शहरी जीवन को हम कैसे सुखमय बनाएं। गांव के साथ साथ सर, जब शहरों का जिक्र होता है, शहरी विकास को लेकर ठीक है बातें होती हैं, लोगों के बीच जाती है कि भाई ये योजनाएं चल रही हैं, आपने खुले में शौच मुक्त भारत बनाने की बात कही, इसके अलावा स्वच्छता को लेकर चीज़ें, लेकिन अर्बन एरियाज़ में, शहरी विकास में जो मूलभूत चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा उसका लैक जो है वो दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बड़े पायदान पर नहीं आती, वो प्रायोरिटाइज नहीं होती। क्या ऐसा है और क्या उस पर काम हो रहा है? देखिए, बहुत अच्छी बातें आपने कही। स्वच्छता एक केवल सरकार का ही विषय नहीं है। स्वच्छता केवल नियम बनाने का नहीं है। स्वच्छता हर नागरिक के लिए ज़रूरी है। स्वच्छता हर व्यक्ति के लिए, हर शहर के लिए ज़रूरी है। स्वच्छता स्वभाव में होना चाहिए, स्वच्छता संस्कार में होनी चाहिए, स्वच्छता हमारी धर्म होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि जिस तरह देश की स्वतंत्रता जरूरी है, उसी तरह देश में स्वच्छता भी ज़रूरी है। और इसीलिए आपने देखा होगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, टीवी 9 के माध्यम से जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इसलिए स्वच्छता हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए कि ये मेरा शहर है, ये मेरा सड़क है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा देश है। यह साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ये हर व्यक्ति के मन में आनी चाहिए। और इसीलिए हमने पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। अब हम स्वच्छ भारत मिशन योजना से प्रेरणा लेकर के हम 10 साल के अनुभव के आधार पर ये हमारे स्वभाव और संस्कार में आनी चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को हम सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। तो इसमें हमारे देश भर के, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हम सभी नागरिक, हम देशवासियों को आह्वान करते हैं कि हम स्वच्छता के लिए आगे आएँ। एक दिन, एक घंटा एक साथ स्वच्छता के लिए काम करें और सबको जागरूक करें। हम कचरे का ढेर नहीं बनने दें, उसको साफ करना, और सिटी यूज को चिन्हांकित करके हम उसको रिसाइकिल करने का काम हमारी सरकार, हमारी पार्टी और हमारे देश के नागरिक कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल जब बैठक हुआ तो माननीय केंद्रीय मंत्री श्री खट्टर साहब जी ने कहा कि हम सबको जो कूड़े का ढेर है, जो सिटी यूज़ है, उसको पहचान करके हम सबको एक एक कचरे के जो ढेर हैं उसके निस्तारण के लिए हम सबको काम करना चाहिए, ताकि देश में एक भी कचरे का ढेर मत हो। इसलिए मैं टीवी 9 के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सभी देश के नागरिकों से कहना चाहूँगा और आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब लोगों को जागरूक करें और हमारे मन में बात होनी चाहिए कि अपने देश को, अपने शहर को हमें गंदा नहीं रखना है। सर, मैं एक बात और समझना चाह रहा हूँ। शहरी विकास के तहत टाउन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप हो, बेहतर तरीके से प्लान वे में डेवलप हो, इस तरह सरकार की नज़र रहती है या तमाम फोकस रहता है, तमाम एफर्ट्स रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कहीं ना कहीं छूटती है, मैं देखता हूँ कि शहरों में जिस तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्था है या ट्रैफिक जितना बढ़ा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करता है। आप पटना में, आपने भी देखा होगा, आज आपका पटना दौरा, या बाकी शहरों में भी इस तरह की चीज़ें, तो उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सके, इसको लेकर क्या विजन है? और चूंकि ये केवल एक शहर तक सीमित नहीं है, ये अमूमन अब तो हर शहर में की स्थिति ऐसी हो गई है कि भारी ट्रैफिक जैम से लोगों को जूझना पड़ता है, तो क्या सिंक्रोनाइज्ड वे में, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं, तो क्या इसको लेकर सिंक्रोनाइज्ड तरीके से भी क्या सरकार किसी तरह की कोई प्लानिंग कर रही है या इस पर फोकस कर रही है? देखिए, सरकार शहरों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है, इसलिए शहरों को इस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी ही पड़ेगी। शहर की गतिशीलता बनी रहे, इसके लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने इसके लिए बहुत व्यवस्थित तरीके से, जैसे आपने देखा होगा, हम मेट्रो रेल सेवा के माध्यम से, जहाँ शहरों में जाम होता था, अब वहाँ मेट्रो रेल की सुविधा का विस्तार कर रहे हैं। आज रैपिड रेल की सुविधा दिल्ली से मेरठ के लिए न केवल प्लानिंग बल्कि पहले फेज का लोकार्पण भी हो चुका है। तो ये
शहर की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए मेट्रो रेल सेवा हो, प्रधानमंत्री ई बस सेवा हो, इसके माध्यम से सभी शहरों में ये व्यवस्था लागू हो, ये एक हमारी सरकार काम कर रही है। और आपको बताना चाहूँगा कि मेट्रो रेल सेवा के मामले में आज भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। 1 करोड़ लोग प्रतिदिन मेट्रो रेल सेवा से सफ़र करते हैं। तो बहुत सोच समझकर, बहुत प्लानिंग के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शहरी विकास को गति देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है सर, पटना चूँकि आप आए हैं, अब देखिए पटना में और पूरे बिहार में चुनावी मौसम भी है। ठीक है, आज तो बारिश भी यहाँ पर हुई और थोड़ा उमस का भी माहौल है, तो इसी तरह के सियासत पे भी माहौल चल रहा है। इस बार चुनाव को लेकर अगर मैं पूछूं तो एनडीए को लेकर, बीजेपी को लेकर किस तरह का फोकस इस बार है, क्योंकि टफ फाइट लग रही है, प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा मैदान में है चुनाव में। अब देखिए अलग अलग जो पारंपरिक पार्टियां हैं वो तो हैं ही, कई नए प्लेयर्स भी खड़े हो रहे हैं। तो एनडीए का फोकस क्या है, बीजेपी का फोकस क्या है, और किस तरीके से इस बार बिहार में जनता को ये आश्वस्त बीजेपी या एनडीए कर पाएगी कि भाई इस बार अगर उन्हें वोट दिया जाए तो विकास बिहार का और बेहतर तरीके से हो पाया, जो अभी तक बिहार को नहीं मिल पाया, कम से कम उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता। चुनाव को लेकर के एनडीए पूरी तरह से तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए पूरी तरह से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। डबल इंजन की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। जनता मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है और पूरे देश की जनता, जिस जिस प्रदेश में चुनाव हुआ है, हर प्रदेश की जनता, उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के भी चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार किया है। मोदी जी से ईमानदार इस देश में कोई हो ही नहीं सकता। मोदी जी इस देश के राष्ट्रभक्त हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो उसको पूरा भी करते हैं। मोदी जी ने इस देश को एक नई ऊंचाइयों तक ले गया, इसलिए पूरे देश की जनता मोदी जी के ऊपर भरोसा करते हैं। डबल इंजन की सरकार रहेगी तो डबल विकास की गति से काम होगा। और बिहार में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी की सरकार ने, आपने बजट में देखा होगा, बजट में लोग बोलते थे कि बजट जब पढ़े जा रहे थे वित्त मंत्री जी, तब बोलते थे कि बजट में सिर्फ बिहार ही आ रहा है। तो बिहार के ऊपर हमारा शुरू से ध्यान है, पहले भी था, आज भी रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के विकास के लिए काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, हम सबको लेकर के चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम अपने एनडीए के साथियों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और बिहार में फिर से नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनेगी और पूरी तरह से एनडीए इसके लिए तैयार है। चेहरा प्रधानमंत्री का होगा और नेतृत्व नीतीश कुमार। निश्चित रूप से कोई भी दल हो, कोई भी दल के कार्यकर्ता हो, यदि किसी का चेहरा होता है तो पार्टी के मुखिया का होता है। हमारे पार्टी के मुखिया, इस राष्ट्र के मुखिया, राष्ट्र नायक माननीय नरेंद्र मोदी जी है। हम नरेंद्र मोदी जी के नाम से, उनके चेहरे से, उनके विकास के विजन से, उनकी सोच से हम जनता के बीच में जाएंगे और बिहार की जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, ऐसे हमें पूरा विश्वास है। चलिए ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि एनडीए और बीजेपी ठीक है, इस बार मिलकर यहाँ पर जनता का जो आशीर्वाद है वो जीतने में कामयाब होगी, लेकिन बीजेपी को लेकर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अभी लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है। और चूंकि चर्चाएं चल रही हैं कि भाई अगला अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी की कमान किसको सौंपी जाएगी, अब इसमें कई तरह के नाम भी आ रहे हैं। मैं अगर जिक्र करूं एक नाम का तो राजस्थान से वसुंधरा राजे का भी जिक्र गाहे बगाहे चल देता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनका तो कोई मौका लग नहीं पाएगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बन जाएगा। तो आखिर ये कन्फ्यूजन क्या है, पार्टी अभी तक फाइनल क्यों नहीं कर पा रही है नाम? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन पर मुझे बोलना, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले के बारे में मैं बोलूं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 11 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं, तो सबसे सलाह लेना, सबसे बातचीत करना, हमारा बूथ का अध्यक्ष का जब चयन होता है तब भी सहमति से बनती है, मंडल का अध्यक्ष बनता है तब भी सहमति से बनती है, जिला का अध्यक्ष बनता है तब भी सहमति से बनती है, प्रदेश अध्यक्ष बनता है तब भी हमारी
सहमति से बनती है। अब सारे प्रदेश का चुनाव हो जाएगा, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन कई जगह पर ये चल रहा है कि भाई प्रदेश में कुछ प्रदेश संगठन में कुछ बदलाव होने हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी चुनाव नहीं हो पाया, इस वजह से अटके पड़े। यही बात बताना चाह रहा हूँ कि कोई न कोई, किसी न किसी कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सुशोभित करेंगे। ये परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी नहीं है कि कोई परिवार का ही व्यक्ति 25 साल से बैठा रहे। ये वंशवाद पर चलने वाला पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़ करके काम करने वाले कार्यकर्ता ही उस कुर्सी को सुशोभित करेंगे, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में है। यहाँ परिवारवाद चलने वाला पार्टी नहीं है। तो परिवारवाद में तो तय होता है, वो बनेंगे, उसके बेटा बनेंगे, उनकी पत्नी बनेगी। ये पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये कोई ना कोई कार्यकर्ता उस पद को सुशोभित। लेकिन सर कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक पंडित कहते हैं भाई बीजेपी के भीतर, संघ के भीतर कहीं संघ किसी नाम को लेकर राजी हो जाता है तो बीजेपी उस पर राजी नहीं होती है, कहीं बीजेपी नाम लेकर आती तो संघ उस पर राजी नहीं है। देखिए, सब अपना अपना तर्क लगाते हैं। संघ के मार्गदर्शन में संघ व्यक्तित्व का निर्माण करता है। संघ इस देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, यह राष्ट्र आगे जाए, यह राष्ट्र करोड़ों साल तक सुरक्षित रहे, इसलिए व्यक्तित्व निर्माण का कार्य करती है। उसको कौन किस पद पर रहेंगे, इससे संघ को कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए अपना विचार है, किसी भी तरह की बातें करते रहते हैं। मेरे दो छोटे छोटे सवाल आखिरी छत्तीसगढ़ को लेकर भी है सर। छत्तीसगढ़ में चूंकि ठीक है, कांग्रेस के भीतर एक अंदरूनी अपना टकराव चल रहा है नेताओं को लेकर, लेकिन अभी जो हाल ही में कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ उसको लेकर बीच सरकार पर आरोप लगे कि ये देखिए संविधान विरोध या संविधान को ताक पर रख कर के ये तो एक्सपेंशन है, इस तरीके से किया गया। कई आरोप उन्होंने लगाए, इस पर एक टेक आपका मैं चाह रहा हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ में यदि मंत्री बनाए गए हैं तो विधि सम्मत है, नियम के अनुसार बनाया गया है। बिहार में अभी भी है, जितनी जनसंख्या बिहार की है, जितना विधायक बिहार के हैं उतने ही छत्तीसगढ़ के हैं। तो इस पर कोई चर्चा तो करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन विपक्ष है, उनको चर्चा करनी है, उनको राजनीति करनी है। विधि सम्मत है, न्याय संगत है, इसलिए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। और कांग्रेस इसलिए घबराई हुई है कि हमारे बहुत ऊर्जावान साथियों को अवसर मिला है, इसलिए वो हड़बड़ाहट में ये बात बोल रहे हैं। कांग्रेस लगातार हार रही है, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के चुनाव और निकायों के चुनाव में कांग्रेस का सुफड़ा साफ हो गया है, सुफड़ा साफ हो गया है। अब झूठ बोलने वाले को, फरेब की राजनीति करने वाले को अब जनता जान चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मोदी जी को, देश के एक एक नागरिक, एक एक मतदाता मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। इसलिए मोदी जी को देख करके, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देख करके जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, इस चर्चा के लिए। तो हमारे साथ थे केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन सिंह साहब, और उन्होंने तमाम सवालों के कोई 2 दिवसीय दौरा था, और इस 2 दिवसीय के दौरान जो बिहार अर्बन सिंपोजियम था उसमें भी उन्होंने शिरकत की है। और फिलहाल तमाम जो सवाल थे TV9 के, उनके बेबाकी से जवाब दिए, चाहे इस कार्यक्रम को लेकर हो या फिर पटना चुनाव से लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति तक। पटना से TV9 के लिए राहुल सिंह के साथ मैं भविष्य त्यागी।